वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS PCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी मीडियम की कॉपी से जो इस बार ही सिलेक्ट हुई है सुनीता मीना के बारे में। उनकी आंसर राइटिंग देखेंगे, इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आंसर राइटिंग की है, चार्ट फॉर्म में आंसर राइटिंग की है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, ये इनका एथिक्स का पेपर है और एथिक्स के पेपर में बहुत अच्छे से साफ सुथरे तरीके से और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करना कैसे किया इन्होंने। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहा है वो है भावात्मक बुद्धिमत्ता का गठन करने वाले विभिन्न घटक कौन से हैं। यह लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के निष्पादन में कैसे सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए, भावात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य स्वयं की तथा अन्य व्यक्तियों की भावना मन स्थितियों को समझने तथा उन्हें प्रतिबंधित करने से है। जैसे भावात्मक बुद्धिमत्ता द्वारा व्यक्ति की किसी विषय के संबंध में कमजोरी अथवा शक्ति का पता लगाकर उसे दूर करना अथवा उसका उचित उपयोग करना। ठीक है, फिर उसके बाद ये भावात्मक घटक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, इतना सारा लिखने की बजाय यहाँ पर इसको एक चार्ट फॉर्म में बनाकर हमने यहीं पर लिख लिया, यहीं पर हमने इसको प्रेजेंट कर दिया कि थोड़ा सा इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख दिया। इंग्लिश में लिखने से कभी कभी क्या होता है, एक आध वर्ड से यहाँ पर लिख लो तो सामने वाले को लगता है कि आपको इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा ज़्यादा बोल वाला है और थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी भी चाहिए। और जैसे कि भावात्मक इसमें दिखा है, स्वयं को समझना, स्वयं नियंत्रण, स्वयं अभिप्रेषण, ये सब फिर उसको चार्ट फॉर्म में यहाँ पर दर्शा दिया गया। नेक्स्ट इसमें अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी जो बताया गया है भावात्मक, तो वो भी एक चार्ट फॉर्म में और थोड़े थोड़े पॉइंट्स करके यहाँ पर बता दिया गया। फिर उसके बाद सिविल सेवकों के लिए भी जो बताना था वो भी यहाँ पर एक चार्ट फॉर्म में इस तरीके से बता दिया गया, स्वयं के स्तर पर, अन्य के स्तर पर। और यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये चार्ट फॉर्म में बताना या फिर कम शब्दों में अपने आप को ज़्यादा प्रेजेंट करना। वो इसलिए क्योंकि अब आप देखिए, इस तरीके से करने से आप कितना टाइम आपका बच जाएगा। अगर यही जो पूरा क्वेश्चन है, अगर आप वो पूरा लिखते पैरावाइज और इस सब में, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर लिखना पड़ता, बहुत आपका टाइम जाता और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में प्रेशर आता। आप दूसरे क्वेश्चन को उतना अच्छे से इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इस तरीके से लोग बोलते हैं कि सिर्फ आप GS पेपर 1 में ही चार्ट फॉर्म में लिख सकते हैं या 2 में ही लिख सकते हैं। यहाँ पर आप एथिक्स में भी चार्ट फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पर्यावरणीय नैतिकता से क्या संबंध है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने सब कुछ ये भी एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद वैश्विक स्तर पर, पर्यावरणीय नैतिकता से तात्पर्य है कि पर्यावरण से संबंधित विषयों एवं पर्यावरण के उपयोग से संदर्भ में नैतिक दृष्टिकोण क्या है। उदाहरण के लिए पूंजीवादी विचारधारा में विकास के प्राथमिक महत्व दिया जाए अतः पर्यावरणीय नैतिकता का स्तर निम्न होता है। ठीक है, एक तो ये है। फिर उसके बाद पर्यावरणीय आयाम, इसको भी आप चार्ट फॉर्म में लिख सकते थे। देखिए, अंतर्पीढ़ीय आयाम, पर्यावरणीय शरणार्थी संकट, तो ये देखिए यहाँ पर फिर से इन्होंने यही चार्ट फॉर्म का उपयोग किया। सामाजिक दायित्व जवाबदेहिता क्या है। यह दायित्व जवाबदेहिता की पारंपरिक जो कार्यविधियों में से किस प्रकार भिन्न है। तो उत्तरदायित्व है, विधिक उत्तरदायित्व और सामाजिक है नैतिक उत्तरदायित्व। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से लिखने में काफ़ी टाइम बच जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो अन्य पारंपरिक विधियाँ हैं, विधियों से किस प्रकार ये भिन्न है, तो यहाँ पर भिन्नता दर्शा दी है। जैसे सामान्य जवाबदेहिता को विधि में उल्लेखित तत्वों के पालन के रूप में देखा जाता है, परंतु सामाजिक जवाबदेहिता उसके भी आगे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। फिर उसमें नेक्स्ट इन्होंने दिया है उत्तरदायित्व के संदर्भ में विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग पर सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा बेहतर नियंत्रण संभव है। तीसरा, जन कल्याण की सुनिश्चितता सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा ही संभव है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट फॉर्म में
और इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें, नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन दिया गया, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण उपजी नैतिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए इन चुनौतियों को दूर करने के उपाय सुझाएं। तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न देशों में अंतराल कम हुए हैं, तो साथ ही साथ कुछ नैतिक चुनौतियां भी उपजी। एक छोटा सा आपने इंट्रोडक्शन दिया। फिर वैश्विक चुनौतियां, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, पर्यावरणीय। तो आर्थिक चुनौतियां हैं, तो सबसे पहले आर्थिक चुनौतियों को लो वैसे लिखने से अच्छा है एक यहाँ पर इस तरीके से चार्ट फॉर्म में बना लिया। कुछ भी आप इस तरीके से या फिर कैसे भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, बॉक्स फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, बीच में एक बॉक्स बनाकर इस तरीके से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया, ये भी बहुत अच्छा एक मेथड है अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो सबसे पहले आर्थिक चुनौतियां बताई गई। आर्थिक चुनौतियों में विकासात्मक वित्तीय चुनौतियां बताई गई, ठीक है। टेरर फंडिंग, मानवाधिकार में एनजीओ के लिए फंडिंग, ये सब यहाँ पर बताएगी। उसके बाद सामाजिक चुनौती, देखिए पूरा जो क्वेश्चन है इसको सिर्फ और सिर्फ चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। आप इसमें कहीं भी नहीं देखेंगे कि इसको कहाँ पर कुछ ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है। सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, जो बीच की बॉडी है उसको आप जितना से ज्यादा चार्ट फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट कर सके और अपने आप को बहुत अच्छे से यहाँ पर जब प्रेजेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। देश की संस्कृति को हीन दिखाने का प्रयास और ये सब। फिर उसके बाद राजनीतिक में देख लेते हैं, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना, विदेशी चंदा, राष्ट्रीय हितों का समझौता। फिर धार्मिक देख सकते हैं, श्रेष्ठता के नाम पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार, धार्मिक त्योहार, क्रिसमस, वैलेंटाइन डे, लालच द्वारा धर्मांतरण, ठीक है। पर्यावरण में देख सकते हैं, औद्योगिकीकरण से पर्यावरण संकट, द्वीपीय देश। देखो यहाँ पर औद्योगिकरण से पर्यावरण संकट लिख लिया, फिर एरो बनाकर सबसे ज्यादा पर्यावरण संकट से प्रभाव किसको है, द्वीपीय देश को। तो ये जाहिर सी बात है, अगर आप इसको लिखेंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, औद्योगिकरण से पर्यावरण संकट, एरो बनाए द्वीपीय देशों में लिए। ये मेथड बहुत ही साइंटिफिक और टाइम बचाने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर वैयक्तिक नैतिकवाद और व्यावसायिक नैतिकवाद में अपने को देखना है, तो इसमें तो देखिए कंपैरिजन करना है, तो जाहिर सी बात है हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इस तरीके से टेबल बना लेते हैं तो काफी इफेक्टिव रहता है। थोड़ा सा ये भी देख लीजिए इन्होंने कैसे लिखा है और क्या लिखा है। नेक्स्ट इसमें नीति शास्त्र और नैतिकता में कंपैरिजन करना है, एथिक्स और मोरल्स, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन दिखाया गया, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट में कंपैरिजन करना था, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, लोक निधियों का प्रभावी उपयोग न केवल अर्थव्यवस्था तथा लोक वित्त की दक्षता के लिए बल्कि समाज के विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। तो इस पर चर्चा करनी थी। तो यहाँ पर देखिए 150 वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा तो उसके लिए आप देखिए इसमें भी वही विधि अपनाई गई है। इसमें भी ये चार्ट फॉर्म करके आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चार्ट फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करके, और अगर आपको इससे भी बेहतर तरीका आता है तो आप वैसे भी करंट का जो भी करंट है उसको भी यहाँ पर इन्वॉल्व करके, करंट अफेयर इन्वॉल्व करके भी आप अपनी आंसर राइटिंग को बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दृष्टि IAS PCS। सो थैंक यू। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हिंदी मीडियम में जितनी भी कॉपी हो सकती है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ताकि जो हिंदी मीडियम वालों का रेट गिरता जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिले कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है और किस तरीके से वो अपने आप को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके।
तो इसके अलावा जिसकी भी हिंदी मीडियम की कॉपी मुझे मिलती है मैं आप तक लेकर आऊँगी। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।